नमस्कार। नमस्कार। हन्ना अरेंट और हन्ना अरेंट पे हम चर्चा कर रहे थे। अभी तक ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म की चर्चा की हमने, फ्रीडम की चर्चा की कि लिबर्टी दरअसल है क्या, राजनीति कैसे सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि है ये चर्चाएं हमने की, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र क्या है ये भी हमने चर्चाएं की। हमने एक व्यक्ति के 3 प्रकार की गतिविधियां देखी, जिसमें हमने देखा एक्शन श्रेष्ठ गतिविधि है। अब हम चर्चा करेंगे वो रिवोल्यूशन के ऊपर चर्चा करें। पुस्तक है ऑन रिवोल्यूशन। हन्ना अरेंट इसमें इस पे क्वेश्चन आता है पक्का ही रिवोल्यूशन के ऊपर। हन्ना अरेंट इसमें 2 क्रांतियों की तुलना करती है। एक है 1776 का अमेरिका बोल देते हैं, यूज नहीं करके, या यूज बोल दो, का स्वतंत्रता संग्राम, और दूसरा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। हम 2 लोगों की चर्चा कर लेते हैं, साथ साथ दोनों ही परंपरावादी हैं, क्रांति के मामले में रूढ़िवादी। एक रूढ़िवादी है एडमंड बर्क, ये तो है रूढ़िवादी, और दूसरा ही हन्ना अरेंट भी क्रांति के मामले में क्या है, बर्क की तरह रूढ़िवादी है। अभी हम चर्चा कर लेंगे। एडमंड बर्क से पूछा गया 1789 में क्रांति हुई थी और 1790 में इसने किताब लिख दी इस क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के खिलाफ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में इसने पुस्तक लिख दी। वो बोला इससे अच्छी तो हमारे वाली क्रांति थी 1688 वाली क्रांति। किस लिए कि वो जो क्रांति थी ना वो मूर्त अधिकारों पर आधारित थी, उसमें कोई भी रेडिकल चेंज नहीं किया गया था। हमने राजा को हटाया भी नहीं, फिर भी राजा को कमजोर कर दिया। धर्म को हमने छेड़ा भी नहीं, फिर भी हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी। राज्य की निरंकुशता को, राज्य को रखते हुए उसकी निरंकुशता को हमने कम कर दिया, संसद की शक्तियों को बढ़ा दिया, सामंतों को मारा नहीं और पूंजीपतियों को हमने मजबूत कर दिया, कोई खून का कतरा नहीं बा, फिर भी हमने चेंज कर दिए, परंपराओं को रख भी लिया और चीजों को बदल भी दिया, धीमे परिवर्तन किए, रेडिकल चेंज नहीं किए। बर्क कहता है कि फ्रांसीसियों ने कौन सी गलती की, रेडिकल चेंज की, अमूर्त मुद्दों के ऊपर क्रांति कर दी, स्वतंत्रता, समानता, 72, ये तो अमूर्त मुद्दे हैं, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, इन मुद्दों को लेकर क्रांति कर दी, रेडिकल चेंज कर दी, राजा को मार दिया, सामंतों को मौत के घाट उतार दिया, धर्म की अवहेलना शुरू कर दी, पादरियों को मौत के घाट उतार दिया, जमीन छीन ली चर्च की। तो वो फ्रांसीसी क्रांति को रेडिकल होने की वजह से क्या करता है, उसकी आलोचना करता है। हन्ना अरेंट 2 अन्य क्रांतियों को उठाती है, वो चर्चा करती है अमेरिका की और फ्रांस की। वो कहता है कि ये जो क्रांति थी ना ये प्योर रिवॉल्यूशन है, ये स्वच्छ क्रांति है। हम कभी इसको और पढ़ेंगे। डी टोकविले कहां का है बताओ, मैंने कई बार बताया आपको, ऐसे गड़बड़ मत करो आप। क्यों है अमेरिका का, फ्रांसीसी, अमेरिका में डिप्लोमेट का काम क्या करता था। डी टोकविले फ्रांसीसी है, अमेरिका में राजनीति, वो क्या बोलते हैं इनको, कूटनीतिज्ञ था वहां, या डिप्लोमेट था जिसको अपन बोलते हैं, राजदूत टाइप आदमी था। अमेरिकन डेमोक्रेसी उसकी फेमस पुस्तक है। वो भी इसकी प्रशंसा करता है, इसकी क्या करता है, अपने देश की आलोचना करता है। हन्ना अरेंट के आ जाते हैं। हन्ना अरेंट कहती है कि अमेरिका का वो स्वच्छ क्रांति था और ये एक घटिया क्रांति थी। इसकी एक छोटी सी परिभाषा है क्रांति को लेके, कि क्रांति तभी तक ठीक रहती है, ये बहुत ही फेमस परिभाषा है, क्रांति राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित होनी चाहिए। गड़बड़ तब होती है जब ये अन्य क्षेत्रों में फैल जाती है, तो क्रांति फैल हो जाती है। ठीक है जी, अन्य क्षेत्रों में कहां फैल जाती है, मान लेते हैं ये आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच जाती है क्रांति, ये सामाजिक क्षेत्र तक फैल जाती है, ये धार्मिक क्षेत्र तक फैल जाती है,
तब ये क्रांति खतरनाक हो जाती है, शैक्षणिक क्षेत्र तक फैल जाती है। तो हम चर्चा करते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ता है। ये कहते हैं कि अमेरिका की जो क्रांति हुई सिर्फ कौन से क्षेत्र तक फैली? राजनीतिक क्षेत्र तक। इन्होंने नागरिकों का भी अर्थ तुम्हारा मुद्दा है, तुम जैसे चाहो अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग काम करो, हम कोई दखलंदाजी बाजार के मामले में नहीं करेंगे। तो अमेरिका कैसा देश है आप बताओ? एक उदार पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश है जो आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। वो सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप है, कौन किससे शादी कर रहा है, किस उम्र में कर रहा है, कौन से धर्म वाला, कौन सी जाति, कौन से रंग वाला, हमें इससे कोई मतलब है नहीं। धार्मिक क्षेत्र, आप धर्म को मानो चाहे धर्म को मन बातो, धर्म की प्रशंसा करो, आलोचना करो, हम कोई दखलंदाजी नहीं करें। अमेरिका की क्रांति सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित रही। परिणाम क्या निकला कि लोगों ने कौन से क्षेत्र में भाग लिया? सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लिया। लोगों ने विचार और अभिव्यक्ति का भरपूर, स्वतंत्रता का भरपूर इस्तेमाल किया और बढ़ चढ़ के और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी की, अपनी शासन सत्ताओं की आलोचना की, राष्ट्रपतियों की उनके मुंह के ऊपर आलोचना की। तो राजनीति सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि है, यहां तक अगर मुद्दा रहे तो ठीक है। तो इन्होंने विचार अभिव्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेते हुए कौन सा सुख बढ़ाया? सार्वजनिक सुख बढ़ाया। और ये बताओ कि जब सार्वजनिक सुख बढ़ा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों ने भागीदारी की, तो हम थोड़ी देर पहले काहे की चर्चा कर रहे थे? स्वतंत्रता। ये सब हुआ अमेरिका के अंदर। और अमेरिका की क्रांति आज भी कैसी क्रांति है? सफल क्रांति है। जिन मुद्दों के लिए हुए थे, ट्रंप को अगर निकाल दे तो वो मुद्दे आज भी वहां लागू हैं जो 1776 में थे। जो अधिकार उस टाइम दे दिए गए थे वो आज व्यापक हुए हैं, कम। ट्रंप ने गड़बड़ जरूर किया छोटे मोटे, बाकी वही अधिकार हैं, वही स्वतंत्रताएं, वही खुला समाज है उनका। लोग आज भी वहां सुखी हैं, संपन्न हैं, अमीर हैं। तो हन्ना अरेंट कहती है कि उन्होंने अपनी क्रांति को कहां तक सीमित रखा था। अब आगे फ्रांसीसियों ने गलती क्या कर दी? फ्रांसीसियों को राजा को मार के काम बंद कर देना चाहिए था और राजनीतिक क्षेत्र तक मुद्दे को सीमित कर देना चाहिए था। नहीं, वो नहीं माने। उन्होंने आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, सामंतों को मार दिया और उनकी जमीनें छीन ली और बुर्जुआ और पूंजीपतियों की सहायता की। तो कौन से क्षेत्र में घुस गए? वो आर्थिक क्षेत्र में घुस गए। परिणाम क्या निकला कि आर्थिक क्षेत्र में वो दादागिरी करने लगे, सामंतों को मारा, तो जमीन किसके हाथ में आ गई? राज्य के हाथ में। तो जमीन बांटने का काम कौन करने लग गया? राज्य करने। तो राज्य राजनीति को छोड़ के जमीन बांट रहा है किसानों को, गरीब किसानों को, वो भौतिक संसाधन बांट रहा है। तो राजनीति अब राजनीति को छोड़ के कौन से क्षेत्र में? भौतिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वो पादरियों को मार रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म की कोई जरूरत नहीं है, राजनीति में धर्म हस्तक्षेप नहीं करेगा, तुम दूर रहो। तुम्हारा इनकी जमीनें छीन ली, चर्चों को नष्ट कर दिया, आग लगा दी। कौन से क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं? धार्मिक क्षेत्र में। और कौन से क्षेत्र में हस्तक्षेप किया कि जो रोबेस्पियर कह देगा, जो जैकोबियन क्लब कह देगा, कोई भी उसके सामने बोलेगा। तो बताओ, फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र के नाम पे आई थी, क्या वहां गणतंत्र जिंदा रह गया? राजनीति बदल गई। 2 साल में ही वहां रोबेस्पियर की तानाशाही, निरंकुशतावाद आ गया और लाखों लोगों को उसने गुलेटिन के ऊपर चढ़ा दिया। और देखते ही देखते वहां की क्रांति फैल हो गई और 1802-3 तक आते आते नेपोलियन ने उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कितने साल चल पाई? 2 साल। क्यों चल पाई? गलती क्या की थी? क्योंकि कहां तक फैल गई थी? अन्य क्षेत्रों तक फैल गई थी। आर्थिक, सामाजिक और किस क्षेत्र तक? धार्मिक क्षेत्र तक फैल गई थी। इसलिए क्रांतियां फैल हो जाती है। इसलिए क्रांतियों को सिर्फ कहां तक रहना चाहिए? अब हुआ क्या? दरअसल जैसे ही राज्य ने यहां दखलंदाजी की, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता गायब हो गई। हमने देखा हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता। परिणाम क्या निकला? राज्य मजबूत होता गया, व्यक्ति कमजोर होते गए, सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर होता गया। और वो कह रहे हैं आदमी को तेरे का निजी क्षेत्र अच्छा कर देंगे, निजी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि आती है कि तेरे को जमीन दे देंगे, तेरे को रोटी दे देंगे, ठीक है, ये देना लगे। वो उन्होंने कहा हमें वो नहीं चाहिए। इन्होंने कहा हम कोई रोटी नहीं देंगे, योग्यता है तो खाओ वरना भूखे मरो।
किसने कहा? अमेरिका ने। हम सिर्फ राजनीति करेंगे, यहां भागीदारी करो। और राजनीति जब खुली होती है, स्वच्छ भागीदारी होती है, लोग अपने आप ही प्रोग्रेस करने लगते हैं। दिक्कत तब आती है राजनीति कहां प्रवेश करती है? आर्थिक, सामाजिक। और अब दूर नहीं जाएंगे, सिंपल तरीके से समझते हैं। एक और क्रांति को बीच में लेके आते हैं खींच के, वो है 1917 की बोल्शेविक क्रांति। बताओ क्या हुआ उसका? कितने साल चली? 1990 तक है। 90 तक साम्यवाद रहा, 91 तक आते आते रूस भी, यूएसएसआर भी टूट गया और साम्यवाद भी चला गया। 70 साल तक रही। गलती क्या की थी? कौन से क्षेत्र तक? आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र तक पहुंच गई थी। परिणाम क्या निकला कि स्टालिन जैसे लोग आए और उन्होंने कौन सी गतिविधियां बंद करा दी? सार्वजनिक, लोग ने राजनीति में भाग लेना बंद कर दिया, राजनीति पे कब्जा कर लिया है स्टालिन ने। किस नाम के ऊपर? कि तुम्हारा आर्थिक भला करूंगा, तुम्हारा निजी भला करूंगा, तुम्हें जमीन दूंगा, तुम्हें रोटी दूंगा, तुम्हें मजदूरी दूंगा, तुम्हें रोजगार दूंगा। इस मुद्दे के नाम पे उसने तानाशाही ले आया। तो दिक्कत तब आती है। अब बताओ निरंकुशता क्यों आती है, ये बताओ, या सर्वाधिकारवाद क्यों आता है? जब कोई क्रांति के बाद जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जब राज्य क्या करता है, राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी घुस जाता है, तो वो क्या हो जाता है? वहां सर्वाधिकारवाद आ जाता है। तो हमने कई कारण देखे। विचारधारा मुख्य कारण है सर्वाधिकारवाद लाने का। दूसरा, सर्वाधिकार तब आता है जब हम सार्वजनिक क्षेत्र में भाग नहीं लेते और स्वीकार करते रहते उनके दंडों को, उनके अपराधों को और उनकी शक्ति को। तीसरा तब आता है जब वो क्या करते हैं? राजनीति को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, इन क्षेत्रों में जब भी हस्तक्षेप शुरू हो जाए तो आप समझ रहे हैं कि आपके देश में भी क्या आ रहा है धीरे धीरे। वो आप अपने हिसाब से देख लें क्या है। तो ये थी क्रांति की इसकी चर्चा। बहुत ही फेमस कोटेशन पूछी जाती है, ये किसने कहा कि क्रांति उसी दिन फैल हो जाती है जब वो राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में। इसको भांति भांति से पूछा जा सकता है, इतना ध्यान रखना। ये कहा किसने है? हन्ना अरेंट। हन्ना अरेंट एक बड़ी छोटी सी जोरदार बात बोलती है कि कोई भी अमूलवादी है वो क्रांति के दूसरे दिन रूढ़िवादी हो जाता है। बहुत ही फेमस वाक्य है, तो इसको समझते हैं, बड़ा गंभीर वाक्य है। हन्ना अरेंट कह रही है कि कोई भी अमूलवादी, अमूलवादी होता है रेडिकल, क्रांति के दूसरे दिन क्या हो जाता है? क्रांति के दूसरे दिन रूढ़िवादी हो जाता है, वो कंजर्वेटिव हो जाता है, रेडिकल जो होता है। बताओ कैसे? पहले दिन वो कहता है अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। जैसे ही क्रांति होके वो सत्ता पे काबिज हो जाता है, दूसरा व्यक्ति कहता है क्रांति होनी चाहिए। बोला क्रांति पूरी हो चुकी है, अब क्रांति करने की जरूरत है नहीं है। वो क्रांति रोकता है। तो क्रांति जो रोकते हैं वो कौन होते हैं? तो बताओ, लेनिन और स्टालिन जैसे लोग जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते थे, वो मूलतः कैसे लोग बन गए? रूढ़ी, जिन्होंने अपने देश में किसी को बोलने तक नहीं दिया। क्रांति तो दूर की बात है, स्टालिन के सामने जो भी बोलता था उसको मौत के घाट उतार देता था। सबसे ज्यादा रूढ़िवादी था कौन? जो परिवर्तनों को बिल्कुल भी पसंद है नहीं कर, और कहता क्या था? ये मैं क्रांतिकारी हूं। तो क्या अमूलवादी क्रांति के दूसरे दिन क्या हो जाता है? रूढ़िवादी हो जाता है। तो ये हमने कौन सी पुस्तक देखी इनकी? ऑन रिवॉल्यूशन, जिसमें उसने कौन सी क्रांति की आलोचना की है? क्यों? क्योंकि कौन से क्षेत्र में फैल गई थी? राजनीति को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में फैल गई थी। अब हम जो चर्चा करेंगे वो शक्ति के संदर्भ में करें कि शक्ति के बारे में क्या सोचती है हन्ना अरेंट, पावर के बारे में। वो उसकी एक सिंपल सी थ्योरी है। वो कहती है एक होती है हिंसा और इससे जुड़ी होती है सत्ता, और दूसरा तत्व होता है शक्ति। तो ये पब्लिक एड जब पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से चीजें समझ में आती है, लोक प्रशासन। वो कहती है शक्ति अलग होती है और हिंसा और सत्ता अलग होती है। हम पहले हिंसा को ही समझ लेते हैं, हिंसा क्या होती है। ये कहता है हिंसा का और शक्ति का आपस में कोई संबंध नहीं होता।
हम ये कहते हैं कि शक्ति प्राप्ति का एक माध्यम क्या है? हिंसा है। शक्ति बहुत तरीके से प्राप्त की जा सकती है, परंपराओं से, हिंसा से, करिश्मे से कैसी प्राप्त की जा सकती है। ये बोली ऐसा नहीं है, नारायण बोलती है इसको अलग करो, हिंसा अलग है और शक्ति अलग है। ये पहले हिंसा को समझाती है, हिंसा कब आती है। तो ये कहती है कि राज करने के दो तरीके हैं। एक शासन करने का तरीका होता है पावर ओवर, एक राज करने का तरीका होता है पावर विद। इसमें राज्य क्या करता है? पावर ओवर में अपने नागरिकों के ऊपर दबाव डालता है, उनके साथ हिंसा करता है, उनके साथ जबरदस्ती करता है। तो हिंसा है, इसमें शासक क्या करता है? अपनी जनता के साथ जबरदस्ती करता है, बल का प्रयोग करता है। बताओ ये कौन सी संस्था में किया जाता है? हमने दो प्रकार के किए थे ना। एक जब हम ग्रामसी कर रहे थे, ग्रामसी की तरफ सोच के देखो थोड़ा सा। समाज दो प्रकार के, एक नागरिक समाज और एक राजनीतिक समाज। नागरिक समाज वैधता का प्रयोग करता है विचारों के द्वारा, और राजनीतिक समाज क्या करता है? वो बल का प्रयोग करता है। तो इसमें शासक किसका प्रयोग करते हैं? अपनी जनता का की वैधता लेने के लिए, जनता को डराने के लिए, जनता को नियंत्रित रखने के लिए, जनता से जय जयकार करवाने के लिए अपने शासन का आधार किसको बनाते हैं? बल को बनाते हैं। वो उनके ऊपर राज करते हैं, डरा धमका के उनके ऊपर राज करते हैं। ये हिंसा है। ये किसकी विशेषता होती है? इसको हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं। तो हिंसा जब बल से जुड़ती है तो क्या बनती है? सत्ता। और ये निशानी किसकी होती है? राज्य की। स्टेट ये करता है। स्टेट अपनी सत्ता का प्रयोग करता हुआ, बल का प्रयोग करता हुआ किसको बढ़ावा देता है? हिंसा को बढ़ावा देता है। और जब हिंसा आती है, शासक बल का प्रयोग करता है, जब वो अथॉरिटी का प्रयोग करता है, जब वो राज्य का प्रयोग करता है, तो समाज में समानता नहीं आती, बल्कि क्या आती है? हायरार्की आती है। कुछ लोग जो शासक हैं वो अपने बल का प्रयोग करते हुए शासितों को दबाते हैं, पावर ओवर करते हैं। तो ऐसे में जहां ये सारी चीजें आती है, वहां समान समाज नहीं होता, बल्कि यहां का समाज कैसा होता है? श्रेणीबद्ध समाज होता है। ठीक है, अब चलते हैं शक्ति क्या होती है। कि ये कहता है कि जो शक्ति है वो तब आती है जब पावर ओवर हो, और जब सारे लोग कौन सी गतिविधि में भाग लें? सार्वजनिक गतिविधि में भाग लें। तो इसमें बल का प्रयोग नहीं होता, पहले कर लेते हैं। इसमें बल का प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसमें नागरिक आपस में क्या करते हैं? सामंजस्य करते हैं, नागरिक आपस में सहयोग करते हैं। नागरिकों के आपस में कौन से भाव पाए जाते हैं? बंधुत्व। अब बताओ स्विट्जरलैंड में शासन कैसे होता है और भारत में कैसे शासन होता है? स्विट्जरलैंड में शासन होता है ऐसे, इसमें नागरिक मिलजुल के सहयोग, सामंजस्य और बंधुता पूर्वक किसका निर्माण करते हैं? शासन का निर्माण। तो शासन दो तरीके से हो सकता है, एक होता है बल के माध्यम से और दूसरा है नागरिकों के आपसी सामंजस्य पूर्वक। ये पावर विद है, सारे मिलके इसमें शासन संचालन करते हैं। इससे सत्ता नहीं पनपती, बल्कि इससे नई नई प्रकार की क्या पैदा होती है? राजनीतिक संस्थाएं पैदा होती है। इससे सत्ता पैदा नहीं, अथॉरिटी पैदा नहीं होती, बल्कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पैदा होते हैं नए नए। इससे राज्य पैदा नहीं होता, बल्कि इससे पैदा होता है कौन सा क्षेत्र? सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें सारे लोग भाग लेते हैं। अब यहां जो समाज पैदा होगा वो कैसा होगा? नहीं, कैसा समाज होगा? नागरिक समाज नहीं, वो श्रेणीबद्ध नहीं होगा, बल्कि सारे लोग क्या होंगे? समान समाज पैदा होता है। यहां श्रेणीबद्ध समाज पैदा नहीं होता। अरस्तु का जो समाज था उसमें समस्त नागरिक समान थे। राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। राज्य नागरिकों से बड़ा नहीं था, वो उनको बलपूर्वक कोई उपभोग, सारे नागरिक स्वायत्त थे, सारे नागरिक स्वतंत्र थे, सामंजस्य पूर्वक मिल बैठ के सारी गतिविधियों का डिसाइड किया करते थे। राज्य सत्ता तो गायब ही थी, वो सारे नागरिक मिलकर राज्य का निर्माण करके खुद के नियम खुद ही बना लिया करते थे।
तो वो था सार्वजनिक क्षेत्र। और ऐसा समाज होता है, वो कैसा समाज होता है? समान समाज होता है। तो ये कहता है कि जरूरी क्या है? शक्ति जरूरी है। अब दिक्कत कहां आती है? ये कहता है दिक्कत तब आती है कि जब यथार्थ शक्ति है ना, ये जब गायब होने लगती है, नहीं शक्ति जब गायब होने लगती है, तो बताओ क्या पनपने लगती है? हिंसा। और तब क्या पनपता है? सर्वाधिकार पनपता है। बताओ कैसे? जब यथार्थ शक्ति गायब होती है तब हिंसा पनपती है और सर्वाधिकारवाद पैदा होने लगता है। क्योंकि जब शक्ति गायब होगी तो क्या गायब होगा? पावर विद। लोग सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी करना छोड़ देंगे, लोग विरोध करना छोड़ देंगे, लोग आंख मूंद लेंगे शासन सत्ताओं के बल के प्रति, लोग राजनीतिक संस्थाएं खड़ी करना छोड़ देंगे, विचार अभिव्यक्ति छोड़ देंगे, सामंजस्य और सहयोग करना छोड़ देंगे। मर रहा है अपने को, क्या है? मोमडन है, मरने दो। ईसाई है, मरने दो। अपने हिंदू है, अपने तो बचा ही लेंगे। फिर एक दिन कौन मरते हैं, उनका भी नंबर आ जाता है। तो आपस में क्या कर देते हैं? सामंजस्य, सहयोग और बंधुत्व को छोड़ देते हैं। ऐसे में फिर जैसी शक्ति गायब होती है, बताओ कौन उभर आती है? हिंसा उभर आती है। देखिए, राज्य बल का प्रयोग कब करता है? शासन सत्ता है ना, वो बलपूर्वक कब हमारे ऊपर अत्याचार करती है? गलती किसकी है? उसकी है, हमारी गलती है, क्योंकि हम सार्वजनिक क्षेत्र में भाग है, क्योंकि हम गलत बातों का विरोध नहीं करते, हम सहन करते रहते हैं और शासन सत्ता अपने निरंकुश सत्ता का, सर्वाधिकारवाद का हमारे ऊपर उपभोग करती रहती है। हिटलर बना तो हिटलर की विशेषता नहीं थी, बल्कि गलती किसकी थी? जर्मन्स की थी। उन्होंने आंख मूंद के उसके ऊपर विश्वास किया और जानते देखते काम डूब गए थे कुएं में कि क्या फर्क पड़ता है, यहूदियों को मार रहा है, मारने दो। तो एक समाज में जरूरी क्या होती है? शक्ति जरूरी होती है। फिर ये कहता है कि हिंसा शक्ति का सर्जन नहीं करती। आप कहते हैं ना कि शक्ति प्राप्त करने हिंसा करेंगे, कि हिंसा शक्ति का सर्जन नहीं करती, बल्कि हिंसा तो शक्ति को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। अब हिंसा शक्ति का निर्माण कर रही है, शक्ति को खत्म कर रही है? आप बताओ। खत्म कर रही है, क्योंकि जैसे हिंसा आती है ये सारी चीजें गायब हो जाती है। तो कौन गायब हो जाती है? शक्ति गायब हो जाती है। तो अगर आपको सत्ता का निर्माण करना है तो हिंसा मत बढ़ाओ, बल्कि क्या बढ़ाओ? शक्ति बढ़ाओ। सत्ता आती है ये ना समूह से आती है। ये जब हम आपस में मिलते हैं, सामंजस्य करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उससे आती है। ये संख्या बल से भी आती है कई बार। जब संख्या बल, ये नहीं है कि संख्या बल का तात्पर्य आप घर पे सो रहे हैं, नहीं, वो संख्या बल जो घर से निकल के कहां आता है? बाहर आता है और विचार अभिव्यक्ति का प्रयोग करता है। अब चर्चा करेंगे वास्तव में शक्ति क्या है। हेबरमास की चर्चा करें। हेबरमास क्या कहता है? हेबरमास कहता है कि अगर आपको अपना कल्याण करना है, अगर आपको अच्छे समाज का निर्माण करना है, समस्त प्रकार के शोषण से छुटकारा पाना है, तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेना होगा और एक आइडियल स्पीच कम्युनिटी बनानी होगी। याद आ गया? आइडियल स्पीच कम्युनिटी, आइडियल स्पीच कंडीशन बनानी होगी। वो क्या है आइडियल स्पीच कंडीशन? जहां प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा, अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। किसी भी विचारों को गलत कह के दबाया, प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में, सिविल सोसाइटी में भाग लेता हुआ, नव सामाजिक आंदोलन में भाग लेता हुआ मौन क्रांति करेगा और मुखर क्रांति करेगा। ये सब कुछ है। तो ये है इसकी शक्ति संबंधी बातें। तो हिंसा अलग होती है और शक्ति, हिंसा में पावर और होता है और शक्ति में पावर विद होता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतीक है, इसे समान समाज बनता है, और ये राज्य का प्रतीक है, इसे कैसा समाज बनता है? श्रेणीबद्ध ऊंच नीच समाज बनता है। इसे ऊंच नीच क्यों आती है बताओ? क्योंकि इसमें पावर ओवर होगी तो एक होगा शासक और दूसरा होगा शासित। अच्छा, अब ये बताओ कि अरस्तु जब एथेंस में रहा करता था, एथेंस का राजा कौन था? बताओ। शासक था ही नहीं, लोग नागरिक थे, वो सारे मिलके वही डिसाइड किया करते थे। कोई भी शासक नहीं था, सारे नागरिक क्या थे? बराबर थे। तो वो कैसा समाज था? वहां शासक शासित के संबंध नहीं थे, सारे ही नागरिक बराबर थे, सारे मिल बैठ के समान रूप से समस्त गतिविधियों में भागीदारी किया करते थे, सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहा करते थे। तो फिर राजनीति का काम करता कौन था? सारे लोग मिलके करते थे। गड़बड़ तब होती है जब हम मिलके काम नहीं करते, तब एक शासक उभर आता है कि राजनीति कौन करूंगा? मैं करूंगा, मुझे सौंप दो सारे काम। तब शासक और शासित के संबंध पैदा होते हैं।
तो ये शासक पैदा नहीं होते, बल्कि हमारी गलती की वजह से हम दबते हैं इनसे। तो ये एक ऊंच नीच वाला समाज है, शासक ऊपर है और शासित उसके नीचे। तो हमने ये शक्ति के संदर्भ में विचार देखा, और शक्ति का जो ये विचार है, ये पावर की कंस्ट्रक्टिव थ्योरी या कौन सा सिद्धांत कहलाता है? रचनात्मक सिद्धांत कहलाता है। ये रचनात्मक सिद्धांत क्या होता है? सीधा ही पूछेंगे कि शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत किसका है? कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पावर किसकी है? रचनात्मक सिद्धांत का तात्पर्य सृजनात्मकता, नई नई चीजों का वर्णन करना, नई नई चीजें सीखना, नई नई चीजों की रचना करना। शक्ति किसी को दबाना नहीं होता, शक्ति होता है किसी के साथ मिलकर नई चीजों की रचना करना, राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना, सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी करना। तो राजनीति कोई विध्वंसात्मक गतिविधि नहीं है, बल्कि शक्ति कौन सी गतिविधि है? ये गतिविधियां दो प्रकार की होती है, एक जो ध्वंस करे, एक जो रचना करे। तो शक्ति है वो ध्वंस करती है या रचना करती है? तो ध्वंस कौन करती है? हिंसा ध्वंस करती है और शक्ति रचना करती। तो आज तक हमने शक्ति का जो अर्थ देखा वो यही देखा कि शक्ति है आदेश देना और उसका पालन करवाना। शक्ति है किसी के दिमाग को नियंत्रित कर लेना, उससे वो काम करवा देना जो वो करना नहीं चाहता था। ये होती है शक्ति। हमने तो आज तक पावर को पावर ओवर के रूप में देखा है, इसको विध्वंस के रूप में देखा है, ताकत के रूप में देखा है, बल के रूप में देखा है। लेकिन हम देख रहे हैं हन्ना अरेंट किस रूप में देख रही है? रचनात्मक रूप में देख रही है। वो इसको नव निर्माण के रूप में देख रही है और हिंसा को इससे अलग कर रही है। तो हम जो देख रहे हैं वो वास्तव में हिंसा है, शक्ति, क्योंकि शक्ति शासक की पावर नहीं होती, शक्ति तो शासितों के पास होती है। हमने एक और सिद्धांत देखा, शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत। अब हम एक और करेंगे। फिर इनकी एक और लेख आया इनके मरने के बाद, प्रोमिसेस ऑफ पॉलिटिक्स। इसकी हिंदी बताना क्या है? राजनीति का अच्छा, नई आशा। ये इनकी डेथ के बाद आया, राजनीति एक नई आशा। इसमें भी इन्होंने राजनीति का कौन सा सिद्धांत दिया है? कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। बस ये शब्द याद रखना बार बार। राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत, शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत। ये जो आजकल आ रहे हैं जो पेपर की जो ट्रेंड आ रखे हैं, जो सीधा फैक्ट्स पूछते हैं, वो यही तो फैक्ट है। पॉलिटिक्स का कंस्ट्रक्टिव थ्योरी किसकी है? पॉलिटिक्स की हन्ना अरेंट। ठीक है, रचनात्मक सिद्धांत। हन्ना अरेंट कहती है कि राजनीति के दो अर्थ होते हैं। आप बताएं कौन सी राजनीति से है? एक होती है अपने हितों की पूर्ति, हितों का संघर्ष, वह इनके मध्य समन्वय, वह शक्ति संघर्ष। ये लगाते हैं हम अर्थ। अब आप जैसे राजनीति पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें समझ जाओगे कि राजनीति में क्या होता है क्या राजनीति? कि संसाधन कम होते हैं, चीजें कम होती है, लोग क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। पावर सीमित होती है, पद सीमित होते हैं, पैसा सीमित होते हैं, भौतिक संसाधन सीमित होते हैं, सम्मान अनलिमिटेड नहीं होते। ये भारत रत्न अनलिमिटेड थोड़ी है, ये लिमिटेड होते हैं। सम्मान, पद, भौतिक संसाधन, पावर, सत्ता, ये सारे लिमिटेड होते हैं। परिणाम क्या निकलता है कि सारे लोग इनको प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इनके हितों में क्या होता है? आपस में संघर्ष होते हैं। एक तरफ किसान हो जाते हैं, दूसरी तरफ सामंत हो जाते हैं। एक तरफ बुर्जुआ हो जाते हैं, एक तरफ सर्वहारा हो जाते हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं डॉक्टर की हमें ज्यादा सुविधाएं दो, मरीज कह रहे हैं हमें ज्यादा सुविधाएं दो। ये सारा झगड़ा जो चल रहा है। वीरांगनाएं कह रही है कि हमारे देवर को नौकरी दो, दूसरी वीरांगनाएं कह रही है कि देवर की नौकरी दोगे तो हमारे बेटे बेटे को नौकरी कौन देगा? तो ये सारे हितों के क्या हो रहे हैं? आपस में संघर्ष हो रहे हैं। कि राजनीति है हितों के मध्य संघर्ष। हम चलते हैं आर्थर बेंटले के पास। आर्थर बेंटले याद आ रहा है, अमेरिका का था। उसने एक पुस्तक लिखी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। उससे पूछा तू बता दोस्त राजनीति क्या है? तो वो बोला राजनीति है अंतर समूह संघर्ष, इंटर ग्रुप
कॉन्फ्लिक्ट, जहां ग्रुप आपस में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। राजस्थान में थोड़े टाइम बाद चुनाव है, बताओ चुनाव में क्या होगा? जातीय समूह खड़े हो जाएंगे, ग्रुप्स खड़े हो जाएंगे, राजपूत, मीणा, गुज्जर, जाट, राजपुरोहित, ब्राह्मण, राजपूत, ये सारे गुज्जर और भील सब खड़े हो जाएंगे, जातीय समूह खड़े हो जाएंगे। ये इस सत्ता पे काबिज होने के लिए आपस में क्या करेंगे, संघर्ष करें। ठीक है, राजनीति हितों का संघर्ष है। फिर शासन सत्ता क्या करती है? शासन सत्ता, सरकार का काम है इनके मध्य क्या बनाए रखना, समन्वय बनाए रखना, और राज्य को भंग नहीं होने, ये संघर्ष इतना नहीं बढ़ जाए कि बलवा हो जाए और राज्य समाप्त हो जाए, हिंसा नहीं होने देने, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। तो है क्या? अच्छा बताओ, यथार्थवादी क्या बोलते हैं, व्यवहारवादी भी क्या बोलते हैं, राजनीति क्या है, शक्ति के संग। तो हन्ना अरेंटे बोलती है कि ये बताओ कि सारे लोग शक्ति के लिए झगड़ रहे हैं, हितों के लिए झगड़ रहे हैं, तो दरअसल वो काय के लिए झगड़ रहे हैं? वो सब हित के लिए झगड़ रहे हैं। और सब हित में सोचना कैसी गतिविधि होता है? ये निमनतम गतिविधि है, सबसे घटिया गतिविधि है, ये है निमनतम गतिविधि। ये निमनतम कार्य है, सबसे लोवेस्ट कार्य है। किसके लिए झगड़ना? जब जाट अपने लिए झगड़ेंगे, राजपूत अपने लिए झगड़ेंगे, गुजर अपने लिए, मीणा अपने, सब अपने अपने झगड़ेंगे, कोई भी जनता के लिए नहीं झगड़ेगा। तो ये किसके है? ये सब हित के ऊपर आधारित हो गया, इसलिए वो निमनतम गतिविधि कहती है। कि राजनीति ये नहीं होती, ये गलत परिभाषा है। राजनीति होती है सहभागिता, राजनीति होती है समन्वय, राजनीति होती है बंधुत्व, राजनीति होता है सहयोग। इस रूप में होती है राजनीति, ये होती है गतिविधि। इसमें आप क्या करते हैं? औरों की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए आपस में सहयोग करते हैं, सहभागिता करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, परहित सोचते हैं, कॉमन गुड के बारे में सोचते हैं। ये कौन सी गतिविधि है? इंडिविजुअल गुड है। और ये कौन सी गतिविधि है? ये कॉमन गुड की गतिविधि है। इसमें हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब बताओ, अरस्तु है, उसके लिए राजनीति कौन सी है? ये वाली या ये वाली? ये वाली है। सारे नागरिक सहयोग करेंगे, वो सद्गुणी होंगे, अच्छा काम करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो यही इसी को राजनीति कौन बोलती है? हन्ना अरेंटे। ये राजनीति की सही परिभाषा है। और ये कौन सी गतिविधि है? अब बताओ, व्यवहारवादी क्या कहते हैं, राजनीति क्या है? डेविड कहता है कि राजनीति शक्तिपूर्वक मूल्यों का बंटवारा है। मूल्य होता है संसाधनों का बंटवारा, वहां शक्ति है और भौतिक संसाधन है जिनके लिए झगड़ा हो रहा है। लॉसवेल भी ऐसी बातें करता है, कैटलिन भी ऐसी बातें। तो वो कौन सी परिभाषाएं दे रहे हैं? मार्गेंथाउ भी यही कह रहा है, यथार्थवादी भी यही कह रहा है। ये सारे कौन सी कह रहे हैं? अच्छा, मार्क्स जो परिभाषा दे रहा है वो कौन सी है? वर्गों के मध्य क्या हो रहा है, अपने हितों के लिए, सारी परिभाषाएं ये है। तो सही परिभाषा कौन दे गया है? अरस्तु। और सही परिभाषा कौन दे रही है? हन्ना अरेंटे कह रही है, मैं दे रही हूं। या हेगल जैसा लोग दे के चला गया था, या उसके बाद किसको मानो आप? ग्रीन कह के गया था, कॉमन गुड के बारे में सोचो, सबका हित सोचो आप। तो अरस्तु, प्लेटो के बाद में ये सारा हम ये सोच रहे हैं। तो ये हमने देखा राजनीति का, इसको कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? तो राजनीति संघर्ष नहीं करती, बल्कि राजनीति क्या बढ़ाती है? सहयोग और समन्वय बढ़ाती है। तो राजनीति रचनात्मक होती है, बिगाड़ने वाली नहीं होती। तो हमने दो मुद्दा देखा, राजनीति के बारे में और शक्ति के बारे में। तो आप राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत और शक्ति का रचनात्मक सिद्धांत किसका है? हन्ना अरेंटे का। हाँ, इन्होंने ये पूछा है कि हिंसा में, शक्ति में हिंसा होती है और शक्ति में क्या घुसी होती है? हिंसा। और हिंसा में शक्ति घुसी होती है। हन्ना अरेंटे कहती है दोनों बिल्कुल ही क्या होती है? अलग होती है। हिंसा एक सेपरेट चीज है जो राज्य के द्वारा, सत्ता के द्वारा और शासक वर्ग के द्वारा बलपूर्वक जो पैदा की जाए, वो कौन होती है? हिंसा। शक्ति बिल्कुल ही अलग चीज है। वो कह रही है, मैं वो शक्ति को नहीं मानती। ये कह रही है कि जिस शक्ति की चर्चा मार्गेंथाउ कर रहा है, जिसकी चर्चा होब्स कर रहा है, जिसकी चर्चा मैकियावेली कर रहा है, जिसकी चर्चा कौटिल्य कर रहा है, मैं उस शक्ति को शक्ति नहीं मानती। वो कहती है मेरी नजर में शक्ति है जब लोग सक्रिय होते हैं, सबकी भलाई के लिए काम करते हैं और खुद अपना राज खुद करते हैं, और सारे लोग समान होते हैं, ऊंच नीच नहीं होती, कोई किसी से दबता नहीं है। तो उसको क्या बोलती है? वो शक्ति। तो इसकी शक्ति की परिभाषा अलग है। वो मार्गेंथाउ वाली या होब्स वाली या मैकियावेली वाली
या व्यवहारवादियों वाली नहीं है, इसकी परिभाषा बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये हुआ राजनीति की नई आशा में इसने राजनीति का कौन सा सिद्धांत दिया? रचनात्मक सिद्धांत। अंत में हम जो चर्चा करेंगे वो प्रैक्सिस की करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रैक्सिस। प्रैक्सिस आपको मैं पहले दिन से ही चर्चा कर रहा हूं। जब मैंने आपको अरस्तु पढ़ाया था तब मैंने प्रैक्सिस की चर्चा की थी। श्रेष्ठ गतिविधि कौन सी होती है बताओ? प्रैक्सिस। प्रैक्सिस होती है सिद्धांत और व्यवहार का आपसी संबंध। आप सिद्धांत मत जाड़ो, बल्कि उसको क्या लागू करो? व्यवहार में लागू करो। दार्शनिकों ने आज तक संसार की व्याख्या की है, उद्देश्य है उसको बदलना। थीसिस ऑन फायरबाख कौन बोला? कार्ल मार्क्स। जो राजनीतिक होगा वो लागू होगा, कौन बोला? ग्रामसी। और इसी प्रैक्सिस की चर्चा कौन कर रही है? हन्ना आरेंट। जब आप सार्वजनिक क्षेत्र में भाग ले रहे, 3 गतिविधियां हैं, लेबर, वर्क और एक्शन। लेबर को छोड़ दो, आप वर्क में आप क्या करो? आप शिल्पकार हो, साहित्यकार हो, आप सिद्धांतों का निर्माण कर रहे हैं। एक्शन में क्या कर रहे हैं? सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं आप। तो एक्शन श्रेष्ठ गतिविधि है। ठीक है, तो सबसे अच्छी गतिविधि होती है प्रैक्सिस। सिद्धांत और व्यवहार का आपसे घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, और सिद्धांत वही होते हैं जो व्यवहार में डाले। तो श्रेष्ठ गतिविधि सिद्धांत नहीं होता, बल्कि क्या होता है? व्यवहार होता है। किसी भी चीज को ढालना, किसी भी काम को करके दिखाना, बातें नहीं करना। एक होते हैं वाग्वीर और एक होते हैं कर्मवीर। आपने देखा होगा वर्तमान संत हैं, वो इतनी आलोचनाओं के शिकार क्यों हैं और समाज में सुधार क्यों नहीं हो रहे? अकेला दयानंद आया था, लाखों लोगों का जीवन सुधार गया, स्त्रियों का, सब पता नहीं किस किस का, किसानों का और सबका। शिक्षा कितने संस्थान खोल गया, क्योंकि वो वाग्वीर नहीं था। वाग्वीर वो होते हैं जिनकी जीभ इतनी लंबी होती है, सारे दिन लपर लपर करते रहते हैं, वो वाग्वीर होते हैं। तो हम उन संतों को एक को ही नहीं जानते जो वाग्वीर थे। हम सब किसको जानते हैं? कर्मवीरों को जानते हैं। कर्मवीर था दयानंद, कर्मवीर था विवेकानंद, ये थे कर्मवीर। 3-4 संत हैं जो कर्मवीर थे। अब ये बताओ कि वैष्णव जो है, इनकी धाराएं हैं, द्वैतवाद की, अद्वैतवाद की, उसके संत बताओ आप। शंकराचार्य के बाद का अगला संत बताओ कौन हुआ? जबकि कितने श्री श्री 1008 और 1208 और 1808 हो चुके। आप नाम जानते हो क्या? नहीं जानते। तो श्रेष्ठ गतिविधि कौन सी होती है? वो प्रैक्सिस होती है। ये कहती है गड़बड़ प्लेटो ने की थी। प्लेटो ने क्या किया? सिद्धांत और व्यवहार को क्या कर दिया? अलग कर दिया। दर्शन को श्रेष्ठता दे दी व्यवहार के ऊपर। उसने सबसे बड़ी गड़बड़ की थी। फिर के उसके बाद जो दर्शन का और व्यवहार का जो आपसी संबंध टूटा, उसको जोड़ा किसने? कार्ल मार्क्स ने आके। तो ये जो परंपरावादी है, ये जो अमेरिका की रहने वाली है, एक मामले में ये कार्ल मार्क्स की प्रशंसा करती है। किस मामले में? प्रैक्टिस कि जब उसने सिद्धांत और किसको जोड़ दिया आपस में? व्यवहार को जोड़ दिया। काय के ऊपर बल दिया? तो ये प्रैक्टिस के मामले में आलोचना किसकी करती है? प्लेटो की। आप बताओ प्लेटो बल काय पे दे रहा है? प्लेटो का पूरा बल शिक्षा और ज्ञान के ऊपर है, व्यवहार के ऊपर है। वो पढ़ेगा पढ़ेगा और पढ़ेगा और सद्गुणों की प्राप्ति करेगा, उसकी आंखें खुलेगी। सबसे अंदर से खुल रही है, बाहर वो क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। तो प्लेटो की आलोचना करती है कि इसने सिद्धांत और व्यवहार में विखंडन कर दिया था। और एकता किसने स्थापित की? तो हन्ना अरेंट किसकी प्रशंसा करती है? कार्ल मार्क्स। तो हमने ये प्रैक्टिस की भी थ्योरी की। ये शब्द यूनानी शब्द है जिसका तात्पर्य है कि बातें नहीं करना बल्कि क्या करना? काम करना। तो आप भी अपने जीवन में क्या डालेंगे? प्रैक्टिस को डालेंगे। ठीक है, चला कल मिलेंगे तो किसको करेंगे? जॉन रोज को। जॉन रोज के नोट्स हैं सबके पास हैं? ठीक है, कल मिल जाएंगे ना, कोई जॉन रोज कल मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।